वेरी गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करेंगे साहब कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे। एंड कंपनीज एक्ट 2013 में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कंपनीज एक्ट कब आया, कंपनीज एक्ट आने के पहले कौन कौन से एक्ट हुआ करते थे। जब ये कंपनीज एक्ट 2013 आया तो सब इसके पहले कौन कौन सी गवर्नमेंट ने कमेटीज फॉर्म की थी जिस पर्पज से उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, और रिकमेंडेशन के इनकॉर्पोरेट करते हुए अकॉर्डिंगली सम स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हुए इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के बाद फिर ये 2013 को लाया गया। चल स्टार्ट करें हम अपना कंपनीज एक्ट का टॉपिक। बहुत ध्यान से, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इसके बैकग्राउंड की। इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013 की बात है। सबसे पहली चीज, और याद रखना यार, हमारे साथ में सब कंपनी लॉ बेहतरीन है, भूल जाओ आप, टेंशन नहीं पालना है, सब चीजें क्लास में याद हो जानी है। तो सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनीज एक्ट में। द कंपनीज एक्ट रिसीव द एसेंट। एसेंट मतलब क्या होता है? कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 2013 को। ये डेट आपको याद रखनी चाहिए कि भाई कंपनीज एक्ट को नॉर्मली क्या होता है यार, सबसे पहले बनता है ड्राफ्ट, फिर दोनों बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा अप्रूव करेंगे, और अप्रूव करने के बाद फिर हमारा क्या होगा साहब, प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं, और जब साइन कर देते हैं तब वो चीज बिल जो होता है वो एक्ट में तब्दील हो जाता है। तो आपको डेट याद रखनी है, 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट साहब ने साइन करा और नोटिफाई हुआ है ऑफिशियल गजेट को। नेक्स्ट डे नोटिफाई हुआ है 30 अगस्त 2013 को फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टेटिंग दैट कि भाई अलग अलग डेट्स पे अलग अलग सेक्शंस को हम एनफोर्स करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन इशूड। तो कुल मिलाकर फर्स्ट पैरा में काम की चीज क्या है? दो चीज हमारे काम की हैं। पहली बात तो प्रेसिडेंट साहब ने कब अप्रूवल कराया? 29 अगस्त 2013 को, एक बात। और ये एक्ट को नोटिफाई कब हुआ है? तो साहब ये नोटिफाई हुआ है आपका 30 अगस्त 2013 को। फर्स्ट पैरा में से सिर्फ दो ही चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, 30 अगस्त 2013 को नोटिफाई हुआ है, इसके मायने ये हैं कि जो इसका सेक्शन 1 है, राइट, सेक्शन 1 क्या होता है भाई? ये बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट कहाँ कहाँ लगने वाला है, मतलब वो होल ऑफ द इंडिया है या भाई जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया है, या वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसको भी हमने शामिल किया है, वो बेसिकली बात अलग है, हो जाएगा वो भी, राइट। तो फिलहाल ये सब सेक्शन नंबर 1 बताता है कि एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा और इसका काम क्या है, ये सब चीजें बताता है सेक्शन नंबर 1। तो नोटिफाइड डेट जो है वो सेम 30 अगस्त 2013 है। मतलब ये यहाँ पर जो वर्ड है ना, वॉज नोटिफाइड, मतलब इस दिन इन्होंने सेक्शन 1 को चालू कर दिया, लागू कर दिया, राइट। आगे फिर क्या हुआ साहब, सबसे पहला जो लॉट है सेक्शंस का, वो 98 सेक्शंस लेकर आए थे 12 सितंबर 2013 को। 12 सितंबर 2013 को नेक्स्ट 98 सेक्शंस आए थे, मतलब पहले 98 सेक्शंस आए थे। फिर 143 समझ गए आप मतलब क्या है इसका? 143 सेक्शंस आए थे 1 अप्रैल 2014 को, और अकॉर्डिंगली स्लोली ग्रेजुअली सब बहुत सारे सेक्शन दूसरे दूसरे सेक्शंस आना चालू हो गए थे। तो अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है भाई, ये नॉर्मली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि पहले कितने सेक्शन आए फिर कितने सेक्शन आए। हाँ, अगर इंटरेस्ट हो तो याद रख सकते हैं कि भाई सबसे पहले फिर 98 सेक्शंस आए हैं 12 सितंबर को, लगभग 12 दिन के बाद 98 सेक्शंस आए हैं, और फिर बाद में बहुत टाइम बाद लगभग 1 अप्रैल 2014 से नए फाइनेंशियल ईयर से सब आपके 143 सेक्शंस आए थे। अब क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 है वो पूरा का पूरा रूल बेस्ड है। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है रूल बेस्ड? देखो भाई, एक तो होता है आपका सेक्शंस, तो ओवरऑल यहाँ पर 470 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 470, 470 सेक्शंस हैं, राइट। आपके सिलेबस में जितने एप्लीकेबल होंगे उतने ही पढ़ाए जाएंगे,
बट ओवरऑल बात करें तो भाई कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन है और 7 हैं स्केड्यूल्स। डेप्रिसिएशन का है, डिविडेंड का है, केएमपी वाला कंसेप्ट है एक हमारे पास में, वो एक सीएसआर वाला है। तो ये 7 तरह के अलग अलग स्केड्यूल्स हैं जो हमको पढ़ना है, वो हमारे काम की चीज है। पूरे के पूरे एक्ट को जिस तरीके से हम अलग अलग चैप्टर्स बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल जनरल मीटिंग का एक चैप्टर है, डिविडेंड का एक चैप्टर है, अकाउंट्स का एक है, ऑडिटर्स का एक है, प्रोस्पेक्टस का अलग टॉपिक है, चार्ज का, डिपॉजिट्स का, बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। वैसे ही पूरे के पूरे एक्ट को मतलब 470 सेक्शंस को इन्होंने 29 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए हैं। बहुत काम की चीज है, ये चीज याद रखनी है आपको। टोटल सेक्शंस को 470 सेक्शंस को इन्होंने अलग अलग चैप्टर्स में क्लब कर दिए और वो टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 29 चैप्टर्स। और हर चैप्टर में एक सेट ऑफ रूल्स भी है। तो मोटा मोटी मान के चले कि भाई 29 चैप्टर्स में तो ये 470 सेक्शंस हैं और इतने ही हमारे पास 29 रूल्स के भी चैप्टर हैं। तो देखा जाए तो कंपनीज एक्ट 1956 में जो 658 सेक्शन 658 सेक्शन हुआ करते थे, देखा जाए तो सब एक्ट छोटा तो हो गया बट एज सच छोटा नहीं है। तो यहां तक हमने क्या बात की है कि भाई कंपनीज एक्ट पे प्रेसिडेंट साहब ने कब साइन करा? 29 अगस्त 2013 को। नोटिफाई कब हुआ फर्स्ट सेक्शन? 30 अगस्त में। पहले 98 सेक्शंस कब आए हैं? 12 सितंबर 2013 को। नेक्स्ट 143 सेक्शंस कब आए हैं? 1 अप्रैल को आपके आए हैं सेक्शंस। और हर चैप्टर में एक रूल है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है भाई? 1956 में क्या खामियां थी? अच्छा खासा एक्ट था, बहुत बच्चों को याद हो गया था, हमको भी याद हो गया था। फिर आपने ऐसा क्या हुआ क्रांतिकारी काम कि भाई 1956 को हटा दिया और 2013 को इंट्रोड्यूस कर दिया? तो हम बात करें ऑब्जेक्ट की। द कंपनीज एक्ट एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत बढ़िया साहब, कंपनीज एक्ट के आते ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो गया। कैसे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आया और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो क्वालिफिकेशन है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस और मजबूती से आई। महिला डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया, रेजिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया और बहुत सारे प्रोविजन को स्ट्रिक्ट कर दिया, उनकी लायबिलिटीज बढ़ा दी, पेनल्टीज बढ़ा दी, सिंप्लीफाई कर दिया बहुत सारे रेगुलेशंस। यस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस इजी हो गया है, सिंपल चीज है। स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स को कोई चीट ना करे इस पर्पस के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन डाल दिए कि भाई अगर आपने इन्वेस्टर्स को चीट करा तो इतने गुना पेनल्टी है, इतनी फाइन लगा देंगे, इतना ये कर देंगे। तो ये सारी चीजों के उद्देश्य से कंपनीज एक्ट 2013 का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म क्या? जन्म हुआ। 10 दिस एनेक्टमेंट मेक्स अवर कॉर्पोरेट रेगुलेशन मोर कॉन्टेम्पररी, राइट? सब और ज्यादा मजबूत बना दिया हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। ये सिद्धांत है, ये ऑब्जेक्ट है इसके आने के पीछे। तो अभी तक हमने बात करी है भाई कंपनीज एक्ट कब आया। तो भाई कंपनीज एक्ट को प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूवल कब दी थी? 29 अगस्त 2013 को। 30 अगस्त से एनफोर्सेबिलिटी चालू हुई, मतलब सेक्शन 1 आ गया। ओवरऑल अगर बात करें तो भाई 470 तो सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर्स हैं। ये आपको याद रखना है, SSC 470 70 29, राइट? ये चीजें आपको याद रखना है। और याद रखने के लिए सब सच कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। देखो भाई 470, ये 7 यहाँ आ गया और 4 + 7 = 11, 2 + 9 = 11। तो ये एक तरीका है सब जो आप याद रख सकते हो अगर रखना हो तो, वरना रटो। चल, अब हम बात करें भाई कंपनीज एक्ट की जर्नी क्या रही, कब से कंपनीज एक्ट बनना चालू हो गया, कब से इसका काम चालू हो गया। सबसे पहली बात तो कंपनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ 2018 में, अक्टूबर 2008 बिल इंट्रोड्यूस हुआ। ये बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद फिर से कुछ खामियां हुई, चेंजेस करे गए,
फिर से इसको री इंट्रोड्यूस करा गया है 2009 में। फिर इसके बाद इसको भेजा गया SCF रिपोर्ट सबमिट की गई है सब यहाँ पर लोकसभा में अगस्त 2010 में। आप सोचो 2013 में एक्ट आया और इसके लिए लगभग 7 साल पहले से काम चालू हो गया, तब कहीं एक एक्ट बन पाता है, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है। SCF रिपोर्ट एक रिपोर्ट गई साहब लोकसभा में 2010 में अगस्त में। फिर उसके 3 महीने बाद 13 महीने बाद दिसंबर 11 में रिवाइज्ड बिल इंट्रोड्यूस करा गया, लोकसभा बिल रेफर्ड बैक टू SCF, उससे भेजा गया। फिर SCF ने सबमिट करा अगस्त में, लोकसभा 2012 में। अक्टूबर में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया विद रिक्वायर्ड चेंजेस, जो भी थे उसमें उनको सबको अप्रूव कर दिया गया कैबिनेट के द्वारा। अक्टूबर 2012 में बिल पास हो गया लोकसभा का में दिसंबर 2012 में, और 2013 में बिल पास हुआ राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट साहब ने 29 अगस्त को इसकी अप्रूवल दे दी है, साइन कर दिए हैं। सोचो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर और उन्होंने भी काम किया है, राइट। ऐसा नहीं है कि साहब सिर्फ मोदी जी ने ही काम किया है, सब ने काम किया है 2013। और फिर अकॉर्डिंगली सेक्शन 135 नोटिफाई हुआ इस डेट को विद इफेक्ट फ्रॉम दिस, और फिर बाद में आपके बहुत सारे सेक्शन स्लोली ग्रेजुअली नोटिफाइड होते गए और आपका कंपनीज एक्ट के कारवा आगे बढ़ता गया। तो ये एक जर्नी है जो एक चालू हुई साहब आपकी अक्टूबर 2008 से खत्म हुई 29 अगस्त 2013 को। मोटा मोटी साहब ये आपके 5 से 6 साल सब बहुत मेहनत करी गई है उस कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के ऊपर। चले आगे हम बात करें यार, कंपनीज एक्ट 2013 तो आया, बट कंपनीज एक्ट का इतिहास क्या था। इतिहास की बात करें सब, इतिहास की तरफ अपन थोड़ा सा चलते हैं कि लेट्स से यार सबसे पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था, उस एक्ट में क्या कमियां थी, वो एक्ट किस चीज को गवर्न करता था, वो एक्ट में सब ऐसी कौन सी विशेषता थी कि या ऐसी कौन सी कमी थी कि फिर दूसरा एक्ट लाना पड़ा। चले सबसे पहले 1850 में हुआ करता था ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट। बेस्ड ऑन द कंपनी लेजिस्लेशन एक्ट 1844 के बेस पर रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज ओनली इन मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, राइट। सब ये 3 जगह रजिस्ट्रेशन होता था कंपनीज का। लिमिटेशन क्या थी कि भाई इसमें सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी थी कि आपकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। फिर 7 साल बाद 1857 की जब फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857 इंक्लूड्स बोथ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। यहाँ पर सिर्फ अनलिमिटेड था, ये कमी थी, यहाँ पर इन्होंने दोनों को शामिल कर दिया था। फिर भी लिमिटेशन क्या थी, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी कैन ओनली बी रजिस्टर्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एक यहाँ पर खामी इस वाले एक्ट में जो 1857 में था उसमें ये कमी थी कि भाई बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनी को अनलिमिटेड लायबिलिटी की तरह रजिस्टर होना है। फिर 1860 में जॉइंट स्टॉक कंपनी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी को भी लिमिटेड लायबिलिटी वाला दर्जा दे दिया गया। 3 साल बाद फिर अमेंडमेंट, फिर 6 साल बाद अमेंडमेंट हुआ। ऑल टुगेदर न्यू लॉ गवर्निंग इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, इनको इंट्रोड्यूस करा गया है नए नए लॉ को। फिर कंपनीज एक्ट 1913, ये सबको याद होगा यहाँ से कि भाई कंपनीज एक्ट 1913 हुआ, बहुत ध्यान से 1913 हुआ करता था। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट कंपनी अपार्ट फ्रॉम द कंपनी, ये आया आपका प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट। फिर कंपनीज एक्ट 1936 इंक्लूड द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट। सोचो आजादी के पहले डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आ चुका था। मैनेजिंग एजेंट, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी और गारंटिंग द सिक्योरिटी एंड पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड टू इट्स एम्प्लॉयज, राइट। प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट आ गया था 1912 वाला। फिर कंपनीज एक्ट आया 1956, इंट्रोड्यूस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, 44 में हुआ था वर्ल्ड वॉर, इंडिपेंडेंस 47 में हुई ऑन द रिपोर्ट ऑफ
HC भावा कमेटी 1952। इट अप्लाइज टू पूरे के पूरे भारत पर एक्सेप्ट नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, दमन, द्वीप, सब्जेक्ट टू फ्यू एक्सेप्शन। बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंपनी, और हम लोग के सामने कौन सा एक्ट आया? कंपनीज एक्ट 2013, जो प्योर ट्रांसपेरेंसी की बात करता है विद हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये इसका मेन पिलर है कि भाई हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर हिस्ट्री में सब 1850 से लेकर 2013 तक की हिस्ट्री में इतने कंपनीज एक्ट आए हैं। अगर हम इनको नंबरिंग करें, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, सेवेंथ, और कंपनीज एक्ट 2013 अभी तक का 8वां एक्ट है जो आपको कंपनी के बारे में बात करता है। चले, ये तो हमने बात की साहब इतिहास की कि कौन कौन से एक्ट आए थे, किस किस एक्ट में क्या क्या कमियां थी वो हमने बात की, कौन से एक्ट में क्या कमी थी उसको नेक्स्ट एक्ट जो 2, 5, 10 साल बाद इंट्रोड्यूस करा गया उसको उसमें रिमूव किया गया, ये हमने बात की है। अब हम बात करें कौन कौन सी कंपनीज ने, कौन कौन सी कमेटीज ने रिकमेंड करे हैं चेंजेस टू द कंपनीज एक्ट 1952 में। अच्छा, ये सब चीजें इतिहास ऑफ द कंपनीज एक्ट या कमेटी का आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल जहां तक है सवाल नहीं आने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर को पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट फिर भी सब बाई चांस कभी पूछ ले कि भाई राइट अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अबाउट द कंपनीज एक्ट, तो हमको दिमाग में एक रहना चाहिए आइडिया कि यार सर ने ये पढ़ाया था, हमारे काम की चीज है। 1952 में भावा कमेटी थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी ऑफ 12 मेंबर्स। कितने बंदे थे? 12, रिप्रेजेंटिंग वेरियस इंटरेस्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री C.H. भावा to go into the entire questions of the revision of Companies Act 1913। सब ये 1913 वाले को रिवाइज करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, 12 पर्सन की थी जो अलग अलग जगह के थे। 1957 शास्त्री कमेटी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी ऑफ 6 members under the chairman of Shri A.V. Vishwanath Shastri to overcome such practical force to remove such drafting defect। जो ड्राफ्टिंग डिफेक्ट थे या ऑब्सोलेटिस थी, समस्याएं थी, उन सबको रिमूव करने के लिए 1978 में सच्चर कमेटी का गठन हुआ था, और इस कमेटी ने श्री राजेंद्र सच्चर टू कंसीडर एंड रिपोर्ट ऑन व्हाट चेंजेस आर नेसेसरी व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 सो एज टू सिंप्लीफाई देम and to make more effective wherever necessary। 1956 आ चुका था, सच्चर कमेटी का ये काम था कि भाई और हम क्या करें, किस फॉर्म में चेंज करें, किस सेक्शन में चेंज करें जो बहुत क्रियान्वयन हो, जो बहुत इफेक्टिव हो। 1997 चंद्रेट कमेटी was formed under the chairmanship of K.R. Chandret। The main objective of the group was to rewrite the Companies Act 1956। भाई जो लिख गया था उसको फिर से लिखा गया। To facilitate a healthy growth of Indian corporate sector under a LRS LPG liberalization, privatization, globalization, fast changing। देखो 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसके बाद सच्चर कमेटी का गठन होकर इन्होंने देखा था कि भाई अब हम किस तरीके से करें। स्कैम 1992। 2000 में इरादी कमेटी was set up under the chairmanship of Justice V. Balakrishna Iradi, consisting of experts to examine the existing law relating to winding up। सब जज साहब ने देखा कि भाई वाइंडिंग अप से रिलेटेड कुछ प्रोविजन में चेंज किया जाए क्रांतिकारी। प्रोसीडिंग ऑफ कंपनीज इन ऑर्डर टू रीमॉडल इट टू लाइन विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इनोवेशंस। मतलब अभी 2013 जो चल रहा है ना, यहाँ कोई ना कोई कमेटी काम कर रही होगी कि भाई 2013 से 2023 पे आकर 10 साल हो गए इस एक्ट को, नया एक्ट नहीं है, अब इसमें क्या चेंजेस और करे जाएं। 2002 में जोशी कमेटी। द कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री R.D. जोशी टू एग्जामिन द रेमनेंट्स ऑफ द कंपनीज बिल 1997।
2003 में एनसी कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी टू रेगुलेट प्राइवेट कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म्स, इनको रेगुलेशन के लिए बनाई गई थी। 2005 में हमारी फेवरेट ईरानी कमेटी, और यही साहब ने वो ओपीसी वाला कंसेप्ट की बात की थी। The Irani committee was constituted under the chairmanship of Dr. J.J. Irani, director Tata Sons. Tata Sons के डायरेक्टर थे उस टाइम पर, with the task of advising the government on the proposed revision to the Companies Act 1956. डॉक्टर जे ईरानी टाटा सन्स के डायरेक्टर हुआ करते थे 2005 में। 2005 में Vaish Committee, the Government of India appointed a committee under the chairmanship of O.P. Vaish to streamline the prosecution mechanism under the Companies Act 1956 to make it more effective. हम किस तरीके से इसको और ज्यादा प्रभावी बनाएं, ये आपको चेक करना था। और कंपनी लॉ कमेटी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कंपनी लॉ कमेटी फॉर एग्जामिनिंग making recommendations to the government on various provisions issued to implementation of Companies Act 2013 या LLP Act 2008 का, ये आज भी कमेटी काम करती है और ये देखती है कि भाई किस सेक्शन में और क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो हमारा जो इफेक्टिवनेस है, जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस टाइट करने का कॉन्सेप्ट है, वो चीज यहाँ पर हम कर सके। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले तो हमने देखा भाई, एक तो जर्नी ऑफ कंपनीज है, सेक्शंस कब आए, कितने आए, कौन सी डेट पर आए, कितने सेक्शन हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स के करस्पॉन्डिंग रूल्स कितने के चैप्टर्स हैं, वो सब बात की हमने। फिर हमने बात की साहब इसकी हिस्ट्री की कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 तो है, इसके पहले 1850 से, इनफैक्ट 1844 से आपके कंपनीज एक्ट जमाने भर के थे। कुल मिला के कंपनीज एक्ट 2013 8वां एक्ट है कंपनी के ऊपर। एग्जाम में कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए कि बेटा बताओ कंपनीज एक्ट कंपनी के ऊपर ये कौन सा वाला एक्ट है, तो आपको याद होना चाहिए ये 8वें नंबर का एक्ट है। फिर बाद में जमाने भर की कमेटीज बनाई गई, समय समय पर जो सरकार को बताती रही कि यार ये वाला चेंज कर दो तो मजा आ जाएगा, ये चेंज कर दो तो मजा आ जाएगा, तो वो सारी कमेटी का हमने जिक्र किया है। चल, इतिहास देखने के बाद, कमेटी की बात करने के बाद, अब हम स्टार्ट करें अपनी जर्नी किस किस चीज की, कंपनीज एक्ट 2013 की, विद द कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 1 के साथ में। चलो, एक चीज थोड़ी सी हम बात करें, जब भी आप किसी एक्ट को देखते हो तो वहां पर ये लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब ये है कि भाई ये जो ईयर है कौन सा, 2013 जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इस ईयर में जितने भी एक्ट पास किए गए हैं उसमें कंपनीज एक्ट 2013 का 18वां नंबर था। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि भाई 2013 वाले एक्ट को, इसके पहले बहुत सारे एक्ट पहले से थे, 2013 में कंपनीज एक्ट का जो नंबर है पास करने का वो आया 13वां नंबर, राइट। इसके पहले ऑलरेडी 17 कोई दूसरे जमाने भर के एक्ट पास हो चुके थे। 18वें नंबर का कौन सा था आपका? कंपनीज एक्ट 2013। ये चीज एक इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। ये एक्ट क्यों आया? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। सब एक्ट का काम क्या है कि भाई कंसोलिडेट करना है और अमेंड करना है लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। बी इट्स एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन दी, अच्छा ये कब एनेक्ट करा गया है? भारत का रिपब्लिक, अरे भाई कब आया था? 1950, उसके 64th ईयर में कंपनीज एक्ट 2013 को इनेक्ट किया गया। ये लाइन का मतलब ये है, be it's enacted by parliament in the 64th year of the Republic of India as follows। ये चीज हमारे काम की है। अब हम बात करें सेक्शन नंबर 1 की, और सेक्शन नंबर 1 में क्या बोल रहा है वो कि भाई शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, और आपकी बात कर रहा है कमेंसमेंट की।
कि इसका एक्ट का नाम क्या है, तो भाई इस एक्ट का नाम है आपका कंपनीज एक्ट 2013 की बात। सबसे पहली बात तो क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 इसका नाम है, ये चीज आपको याद रखना है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे भारत पे ये एक्ट लगता है। जम्मू एंड कश्मीर पर भी लगता है और कुछ टाइम बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस पर भी एक्ट लगेगा, क्योंकि वो भारत का पार्ट हो जाएगा। लिख के रख लो बॉस। चल, ये हो गया हमारा सेक्शन 1, ये हो गया इसका सब सेक्शन 1, ये हो गया 2 और ये है आपका सब सेक्शन 3। अब सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, दिस सेक्शन shall come into force at once and the remaining provision of this act slowly gradually गवर्नमेंट ने अलग अलग डेट नोटिफाई करके कि भाई 98 सेक्शंस आप 12 सितंबर को ले आए, फिर नेक्स्ट 143 सेक्शंस आप सब 1 अप्रैल को ले आए, अकॉर्डिंगली धीमे धीमे सेक्शंस आते रहे। shall come into force on the date as the central government may by notification in the official gazette appoint, अलग अलग तारीख बताई गई हैं फॉर अलग अलग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, and any reference in any provision to the commencement of the act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision। याद रखना, आज के दिन कोई भी पुराना कंपनीज एक्ट नहीं चलता, जब भी रेफरेंस आएगा हमेशा रेफरेंस किसका आएगा, कंपनीज एक्ट 2013 का, ये चीज आपको याद रखना है। अब जो हमारे पास सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन 1 में सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है, सेक्शन 1 में सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है, एक्ट का नाम सबको याद है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, कहाँ कहाँ लगता है, होल ऑफ इंडिया, सबको याद है। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, अलग अलग डेट्स पर अलग अलग प्रोविजंस को नोटिफाई हम करते जाएंगे। और सबसेक्शन 4 आपका काम का है, सबसेक्शन 4 आपका काम का है, बहुत ध्यान से। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, ये प्रोविजन जो है कंपनीज एक्ट 2013 के, ये किस किस पर लगेंगे, तो लॉ ने बोला जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट मतलब 2013 वाले में, उन पर तो लगेंगे बाय डिफॉल्ट है। और जो कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी थी उन पर भी एक्ट लगेगा। इसका मतलब ये है, क्या रिलायंस कंपनी को जो 2013 के 1956 वाले टाइम पर बन गई थी, टाटा कंपनी को, बाटा कंपनी को, विप्रो को, इन्फोसिस को, एलएनटी को, जमाने भर की जो कंपनी है, क्या इनको फिर से रजिस्टर होना पड़ेगा 2013 में? अगर ये लाइन नहीं लिखते और वाली तो दिक्कत हो जाती। उन्होंने क्या बोला यार, कंपनीज एक्ट उनको भी हम ये मानेंगे जैसे कि वो इसी एक्ट में बनी है, मतलब उनको अलग से कोई कंप्लाई नहीं करनी। प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या, अब यहाँ पर एक वर्ड मिला, कौन सा, प्रीवियस कंपनी लॉ। ये प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब क्या होता है कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले जो भी एक्ट हुआ करता था और उस एक्ट में जो भी कंपनी बनी थी, चाहे तो 1850 वाले में बनी हो, चाहे 53 वाले में, चाहे 56 वाले 57 वाले में, चाहे 1913 वाले में, चाहे 1956 वाले में, किसी भी एक्ट में, चाहे 1977 में, जिस भी में एक्ट बनी हो, आपको हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस कंपनी लॉ। तो किसी भी एक्ट में कोई भी कंपनी बनी हो सब, उसको हम ये मानेंगे। एग्जाम्पल 1, एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है भाई 1 जनवरी 1972 को अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। सो क्या 2013 में कोई एक्स्ट्रा कंप्लायंस करनी पड़ेगी? कोई कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर एज इट इज हुबहू वैसे ही लगेगा जैसे कि कोई दूसरी कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। यू नीड नॉट टू मेक एनी फ्रेश कंप्लायंस फॉर दिस। ये तो हो गया सब सेक्शन 4 का फर्स्ट क्लॉज। चल, अब यहाँ पर ये 3 तरह की कंपनी की अलग बात करी गई है। एक है आपकी इंश्योरेंस वाली,
एक है आपकी बैंकिंग वाली और एक है आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली, IVE। इंश्योरेंस कंपनी ये लिखा है, बैंकिंग कंपनी ये लिखा है। यह कंपनी ऐसी जो एंगेज हैं जनरेशन में। आप लाइट बनाते हैं, आप बिजली बनाते हैं, या बनाते नहीं हैं, आप सिर्फ सप्लाई करते हैं, दोनों चीजें हैं, राइट। या तो आप बिजली बनाते हैं, सप्लाई करते हैं। बिजली बनाते हैं सिर्फ, आपको ये वाला पॉइंट लग जाएगा। लाइट सप्लाई करते हैं, बिजली सप्लाई करते हैं, बनाते नहीं है तो भी आपको इसकी बात है। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या बोल रहा है ये वाले पॉइंट में, इन्होंने बोला आप इंश्योरेंस कंपनी हो। कौन सी कंपनी हो आप? इंश्योरेंस कंपनी हो। आप बैंकिंग कंपनी हो, आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो। अब इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग से दो एक्ट पहले से हैं, एक है 1938 का और एक है 1999 का। बैंकिंग के लिए 1949 का है और इनके लिए 2003 का है। अब लॉ ने क्या बोला, और आप एक आ गई कंपनी 2013 में एक्ट आ गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो कंपनीज है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये कंपनीज कौन से एक्ट को फॉलो करेगी, किसको पहले तवज्जो देगी? अपने खुद के एक्ट को जो 1938 में इंश्योरेंस एक्ट है, या IRDA एक्ट 1999 में बना है? क्या बैंकिंग कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करेगी? क्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 2003 वाले को फॉलो करेगी और 2013 वाले को कम फॉलो करेगी? याद रखना। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, स्पेसिफिक ओवर जनरल का यूज। इसके मायने ये हैं कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, पहले इनको अपने खुद के एक्ट फॉलो करने हैं, उसके बाद फिर कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखा है कि भाई जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका आपको वैल्यूएशन करना है LIFO बेस, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और मान लो एग्जाम्पल कि कंपनीज एक्ट में लिखा है वैल्यूएशन होगा FIFO बेस पर क्लोजिंग स्टॉक का। तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी तो बेचारी असमंजस में है कि यार हम किसको कंप्लाई करें, किसको कंप्लाई ना करें। तो लॉ ने बोला भाई स्पेसिफिक ओवर जनरल का एक सिद्धांत है, एक डॉक्ट्रिन है कि अगर कोई चीज आपके ऊपर स्पेसिफिक लगती है तो भाई कंपनीज एक्ट तो सारी कंपनीज पर लगेगा, राइट। आपके ऊपर स्पेसिफिक तो लग नहीं रहा है, बट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट तो आपके ऊपर स्पेसिफिक के लिए बनाया गया है। तो लॉ ने बोला यार स्पेसिफिक एक्ट जो है वो स्पेसिफिक लगेगा और जनरल ओवर जनरल लगने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको सबसे पहले LIFO फॉलो करना है, आपको FIFO फॉलो नहीं करना, आपको तो LIFO फॉलो करना है। आप FIFO मत फॉलो करो, इसको हम नॉन कंप्लायंस नहीं मानेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई कंपनीज एक्ट का कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने खुद के एक्ट को फॉलो किया है। या ई वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, एनी अदर कंपनी जो गवर्न हो रही है कोई अपने स्पेशल एक्ट से। लॉ ने बोला स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रहा है तो पहले खुद को फॉलो करो, बाद में किसी और की बात करना आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको भी फॉलो करो। या सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट, राइट। स्पेशल एक्ट में बने अलग बात है, राइट। या फिर अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो अलग से एक्ट से गवर्न होती है फॉर द टाइम बिंग, फॉर एग्जांपल FCI खुद का एक्ट है, नहाय का खुद का एक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको समझ में आ गया कि भाई सबसेक्शन 4 में ये एक्सेप्शन टाइप सिचुएशन क्यों दी गई है। इसका सिंपल कंसेप्ट है, क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक रूल है स्पेसिफिक ओवर जनरल। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हम पढ़ते हैं कि भाई अगर आपके ऊपर कोई चीज स्पेसिफिक लगती है तो जनरल चीज को इग्नोर करना है। अरे यार सिंपल चीज है भाई, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो भाई आप पहले उससे पूछोगे कौन सी वाली शर्ट पहन के जाए, ना कि अपनी किसी जनरल फ्रेंड से पूछोगे। स्पेसिफिक ओवर जनरल का कॉन्सेप्ट है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।